हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये बता दीजिए प्लीज़, वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरे एंड से कुछ क्लियर है? आप बताइए एक बार प्लीज़। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सोनी जी, पूर्वी जी, यशस्वी जी, सुषमा जी, माधवी जी, रिया जी, सोनू जी, जीने जी, खुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, सभी लोगों का। वंदना जी, पहले से बेहतर है। अब बताइए, अब सब कुछ ठीक है? ऑल गुड? ओके। आशीष जी, सुषमा जी, दिशा जी, अनुज जी, प्रांजलि जी। ओके गाइस, वेलकम टू दिस क्लास। थैंक यू सो मच। जस्ट गिव मी अ मिनट, हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू अनअकैडमी अभियान चैनल में, जहां पर हम ऑल स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन को कर रहे हैं। आपके साथ 4 एजुकेटर जुड़े हुए हैं। सुबह 8 बजे सन्मति सर आपको करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ा रहे हैं। 9 बजे आप हमारे साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों। 4 बजे आपको मुकेश सैनी सर इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। और शाम को 6 बजे नूर आलम सर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचे। प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज इट इज़ इनिशियल फेज जो हमने स्टार्ट किया है। हमें इस चैनल को आगे लेकर के जाना है। जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जो कि हमारा पहला बड़ा माइलस्टोन होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़िए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अभियान t.me अनअकैडमी अभियान। सारी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो सारी डिटेल दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पता पड़ जाएगा कि मेरे कौन से कोर्स चल रहे हैं। आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको मेरी अनअकैडमी आईडी की लिंक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर आप देखा करें, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। अब सर, अनअकैडमी की लिंक क्यों चाहिए? अनअकैडमी की लिंक आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वहां पर मैं काफ़ी सारी स्पेशल क्लास लेता रहता हूं। जैसे आज मैं एक डेमो क्लास अपलोड करने वाला हूं ज्योग्राफी का एक डेमो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वो भी आप देखिएगा। डेमो क्लास है, शाम को 6 बजे हम कंडक्ट कर रहे हैं। 1.5 से 2 घंटे की एक डेमो क्लास होगी। 1.5 घंटे में उसमें पढ़ाऊंगा, आधे घंटे में आपके डाउट लूंगा, जो भी आपको कोर्स से रिलेटेड डाउट हैं। वहां पर एक अभियान करके हम सीरीज चला रहे हैं, जो कि रोज टेस्ट सीरीज है। 15 क्वेश्चन हर दिन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। एक टॉपिक रोज मैं आपको देता हूं, वो टॉपिक आप लूसेंट और घटना चक्र से पढ़ करके आते हैं और यहां हम चीजों को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये तो हो गया चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 10 तारीख को, जो हाल ही में 10 तारीख हुई है, मैंने अपना ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च किया है। अभी उसकी 2 कक्षाएं हुई हैं। पहली कक्षा में इंट्रोडक्शन था, दूसरी कक्षा में हमने ज्योग्राफी और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था, भूगोल और उसकी शाखाओं की बात की थी। आज से हम उसके टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स आ चुका है, जिसे आप ज्वाइन करें प्लीज। और दूसरी बात और वो एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से अनअकैडमी का प्राइस हाइक होने वाला है। जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 7,560, अब ये कहेंगे सर यहाँ तो 8,400 लिखा है, तो ये इसलिए लिखा है, ये एक्चुअल प्राइस है। लेकिन जब यहाँ पर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे SG Live, ये मेरा कोड है, इस कोड को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। 8,400 रुपए से अभी ये पड़ता है 7,560 रुपए का। यही प्राइस बढ़कर के 12,800 होगा। अगर इसका 10% डिस्काउंट भी आप निकाल दें तो तकरीबन आपको 11,500 रुपए का ये कोर्स पड़ेगा। तो प्लीज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दोस्तों। अगर आप प्लान कर रहे थे बाद में लेने का तो अभी ले लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और मेरे कोर्सेस आपको पता ही है, ये वो सारे कोर्सेस हैं जो अनअकैडमी पर मैं पढ़ा रहा हूँ। इन्वायरमेंट, जीएस पेपर 4 मैंने कंप्लीट किया है, हिंदी कंप्लीट
कंप्लीट किया है, ऐसे कंप्लीट किया है, पॉलिटी कंप्लीट किया है, इकोनॉमी हम जनवरी या फरवरी में स्टार्ट करेंगे, और ज्योग्राफी का कोर्स मैंने अभी स्टार्ट किया है जिसमें हम इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को साथ में पढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ इन कोर्सेज को आप ज्वाइन जरूर करें, ये टू द पॉइंट है, जो आपके सिलेबस में होता है। बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो क्लास ज्वाइन भी किए हुए हैं, जो आपके सिलेबस में है उस हिसाब से है। आई एम डूइंग माई बेस्ट कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। जितना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकता हूं उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन आंसर मेथड पर हमारी ये पूरी क्लासेस होती हैं, तो प्योर मेंस की क्लासेस आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी MPPSC 2020 के लिए। तो दोस्तों ये मेरा कोड है SG Live। अगर अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें तो यहाँ पर ये जो जगह होती है यहाँ पर मेरा कोड लिखें और ये अप्लाई बटन पे क्लिक जरूर करें। यहाँ पर एक अप्लाई का बटन होता है, उसको क्लिक करें तो जैसे ही आपकी ये प्राइस है ये रिड्यूस होकर के आ जाएंगे और फिर आप इसका पेमेंट कर दें। सो प्लीज़ रिमेंबर माय कोड SG Live ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, देख रहे हैं पीपीटी अच्छी है, नई वाली पीपीटी डाली इसमें, ठीक है। चलो तो कल मैं बता दूं आपको कि कल का टेस्ट क्या होगा। तो कल 12वां टेस्ट है हमारा, 10:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे वो स्पेशल क्लास वाला टेस्ट, ठीक है, 14 अक्टूबर। और कल का टॉपिक होगा उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। कल का टॉपिक होगा हाई कोर्ट एंड दी सबऑर्डिनेट कोर्ट। लूसेंट और घटना चक्र की किताबों से ये टॉपिक आपको पढ़ना है। टॉपिक को तैयार कीजिए। कल 10:30 बजे मेरे साथ जुड़िए, आज भी 10:30 बजे मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आज सर्वोच्च न्यायालय का टेस्ट है, आज सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पूछेंगे और कल हम किसके बारे में बात करेंगे, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करेंगे। एक और बात दोस्तों, आज शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे और परसों शाम को 6 बजे 3 दिन में आपको डेमो क्लास लेकर के आ रहा हूं ज्योग्राफी की। जो ज्योग्राफी का मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसकी 3 डेमो क्लासेस में लेकर के आ रहा हूं, जो अनअकैडमी ऐप पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो प्लीज़ अनअकैडमी ऐप पर जाइए, मेरी आईडी को फॉलो कीजिए। कल मैं आपको लिंक भी यहाँ पर दे दूंगा इन 3 डेमो क्लासेस की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। प्लीज़ पर अनअकैडमी ऐप पर जरूर जाएं, वहाँ पर चीज़ों को देखें, आपको और बेहतर जानकारी मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज जो है दोस्तों, आज हमें टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो मुझे ये बताइए क्या आप लोग पढ़ कर के आए हैं? क्या आप सभी लोग आज पढ़ कर के आए हैं? ऑल गुड, टेस्ट अटेम्प्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, स्पेक्ट्रम ले लीजिए। ओके चलें तो स्टार्ट करें दोस्तों, स्टार्ट करें। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। आर यू रेडी? वो भी करा देंगे फैजल जी, लेकिन आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं भी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है, वो भी करा देंगे। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर मैं बैठ जा रहा हूँ, देखिए मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखूंगा, स्क्रीन बस दिखेगी आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। स्क्रीन बस दिखेगी ताकि क्वेश्चन आप अच्छे से देख पाएं, जितना आप क्वेश्चन अच्छे से देख पाएं। ओके ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्रीन बस दिखेगी आपको, ठीक है, मेरी आवाज आती रहेगी, स्क्रीन दिखेगी आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक में 1975 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। Which one of the following submitted a petition in the House of Commons in 1875 demanding direct representation of India in the British Parliament? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, द पूना सार्वजनिक सभा। देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर डी होगा, बी नहीं होगा, पूना सार्वजनिक सभा होगा इसका आंसर। अगर आप लोगों ने नोट्स को ध्यान से पढ़ा है तो नोट्स में मैंने ये चीज मेंशन की हुई थी, इंडियन एसोसिएशन नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to protest against political reform? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। आंसर कीजिए दोस्तों इसका।
आंसर कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका भी पीडीएफ मिलेगा यार, पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान मत हो आप लोग। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय। इसका सही आंसर होगा राजा राममोहन राय। देखिए, राजा राममोहन राय ने पहली बार पॉलिटिकल कुछ डिमांड्स रखी थी। उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी बनाई थी। उनके फॉलोअर्स ने बंग भाषा प्रकाशक समिति की स्थापना की थी। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? राजा राममोहन राय होगा। हालांकि राजा राममोहन राय का ज्यादा योगदान सामाजिक सुधारों के लिए था, सोशल रिफॉर्म के लिए था, लेकिन उन्होंने कुछ स्तर पर राजनीतिक मांगे भी की थी, कुछ स्तर पर उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म की बातें भी की थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर अब हम आ रहे हैं। यहां तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यह रहा अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? Who among the following was the founder of the Bombay Presidency Association established in 1885? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? ये सारी चीजें नोट्स में हैं यार। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है फिरोज शाह मेहता। अब आपको याद रखना है दोस्तों, हम लोगों ने फिरोज शाह मेहता के बारे में कहां पढ़ा था? हमने इनके बारे में पढ़ा था कि ये एक उदारवादी दल के नेता थे। ही वॉज अ लीडर ऑफ मॉडरेटर। ठीक है, जो कांग्रेस का मॉडरेट फेस था उसके ये लीडर थे। साथ ही साथ में फिरोज शाह मेहता के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। ये कांग्रेस के जब स्थापना की गई तो उन सदस्यों में से फिरोज शाह मेहता एक थे। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, और अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, पढ़ाया हुआ है दोस्तों, 1784 में किसके द्वारा की गई? इन 1784 हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन दी कैलकाता? ऑप्शन है जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स ग्रांट। बहुत ही आसान है, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अब आपको याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को अनुवाद करने के लिए स्थापित किया गया था। जो अलग अलग भारतीय ग्रंथ थे, जो अलग अलग आपके इंडियन लिटरेचर थे, उनको ट्रांसलेट करने के लिए विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आप बता सकते हैं कि विलियम जोन्स ने कौन सी किताब को ट्रांसलेट किया था? किसी को आइडिया है क्या विलियम जोन्स ने किस बुक का ट्रांसलेशन किया था? बताइएगा जब तक अगले प्रश्न पर हम आ रहे हैं दोस्तों। ओके, ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। आप उस पर जाइए, टेलीग्राम पर आपको नंबर मिल जाएगा मेरा। बहुत बढ़िया, अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो ये सभी लोगों को पता है कि A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, what was the earlier name of Indian National Congress? दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? जल्दी बताइए, आप ही को बताना है। इंडियन नेशनल यूनियन था उसका नाम। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन था। दूसरा सवाल दोस्तों, दूसरा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि किसने कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया था? ये जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये किसके द्वारा दिया गया था? आंसर कीजिए जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था?
दादा भाई नौरोजी ने। तो बहुत बढ़िया, आपको याद रखना है कि ए ओ ह्यूम और ए यू ह्यूम कौन थे दोस्तों। तो इनके बारे में दो बातें हम जानते हैं कि ये रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे और साथ ही साथ में ये एक पक्षी विज्ञानी भी थे। ये एक पक्षी विज्ञानी भी थे। तो इन्होंने दिसंबर 1885 में, इन्होंने दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। ये इसके फर्स्ट आपके चेयरमैन बने थे या फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट बने थे। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? A 52, B 62, C 72, D 82। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, 72। अब कुछ बातें यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित कहां पर होना था? तो आप लोगों को याद होगा कि ये पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया, तो इस कारण से इसे कहां आयोजित किया गया? इसे बंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में इसको आयोजित किया गया। अब जब बंबई में इसको आयोजित किया गया तो इसके जो अध्यक्ष बने, इसके अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यहां पर कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो आपको याद आ रहा होगा 72 सदस्यों ने भाग लिया। प्रमुख सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसमें शामिल थे, फिरोज शाह मेहता इसमें शामिल थे, दिनसा वाचा इसमें शामिल थे, वीर राघवाचार्य इसमें शामिल थे, सुब्रमण्यम इसमें शामिल थे। तो ये आपके प्रमुख नेता थे। अब मुझे ये बताओ आप लोग, जब कांग्रेस का निर्माण हुआ तो कौन उसमें शामिल नहीं था? ये बताओ आप लोग जल्दी से, कौन उसमें शामिल नहीं था? हु वॉज नॉट देयर इन द मीटिंग? ये गोपाल कृष्ण गोखले तो आगे आएंगे। एक इंपॉर्टेंट लीडर उस समय के महत्वपूर्ण नेता जो शामिल नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय शामिल नहीं हुए थे। याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, और वो शामिल इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि वो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन को आगे बढ़ा रहे थे, इसी कारण से वो इसमें शामिल नहीं हुए। अब प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का इस प्रकार से होता है, जिसमें कांग्रेस अपने उद्देश्यों को रखती है, 9 मांगों को रखती है। ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की कहानी है। अगला फैक्ट ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन था? हु वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। गलती मत करना दोस्तों, आसान है। ए ओ ह्यूम, बहुत बढ़िया, ए ओ ह्यूम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए ओ ह्यूम। तो ये मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था ये अगला प्रश्न है। तो जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया था तो उस समय अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी को बनाया गया, जबकि इसका जनरल सेक्रेटरी ए ओ ह्यूम खुद बने। और आपको याद रखना है, मैंने करेक्शन भी करवाया था इसमें कि 1885 से 1894 तक जो ए ओ ह्यूम है वो कांग्रेस से लगातार जुड़े रहे, भारत में रह करके वो कार्य करते रहे। हालांकि इसके बाद वो वापस चले जाते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं और वहां से भी पत्रों के माध्यम से कांग्रेस से जुड़े होते हैं, लेकिन ये उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन इस समय पर रहेगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था? किसने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस इज अ रिप्रेजेंटिंग अ वेरी माइनॉरिटी, मतलब कांग्रेस इज द रिप्रेजेंटेटर ऑफ माइनॉरिटी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लैंसडाउन। आंसर कीजिए। वेरी गुड।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। देखो एक चीज आपको याद होगा कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की जाती है, तो इस समय भारत का वायसराय कौन होता है? तो इस समय भारत का वायसराय होता है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, अब जब डफरिन स्टार्टिंग में कांग्रेस का सपोर्ट करता है, 1-2 साल उनका सपोर्ट करता है, खाने पर भी बुलाता है कांग्रेस के पूरे रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन बाद में उसका कांग्रेस से मोहभंग हो जाता है और वो कांग्रेस के बारे में कहता है कि ये तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर उसने अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व क्यों कहा, उसने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों कहा? वो इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि जब कांग्रेस बनी तो उसका जो आधार था, उसका जो फाउंडेशन था, वो शिक्षित उच्च मध्यम वर्गीय लोगों ने बनाया था। उसमें एजुकेटेड लोग शामिल थे, उसमें अर्बन इलाके के लोग शामिल थे और उसमें अपर मिडिल क्लास के लोग शामिल थे। जो भारत की बड़ी जनता है जिसमें किसान आते हैं, जो भारत की बड़ी जनता है जिसमें मजदूर आते हैं, वो उस समय कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। ये पॉइंट आपको यहां याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। इस समिति का सभापति कौन था? कांग्रेस के लिए विदेशों में समर्थन प्राप्त करने के लिए अ कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1889 टू गेन द फॉरेन सपोर्ट टू कांग्रेस। द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, गलती नहीं होनी चाहिए, डब्ल्यू वेडरवन, मिस्टर डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। आंसर कीजिए। कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं। कैसे सी आंसर कर रहे हो आप लोग यार? सी में तो गलती हो जाएगा ना वो। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही आपने कहा, विलियम डिग्बी। आपको याद आ रहा होगा 1889 का टाइम याद आ रहा होगा। पहले मुझे ये बताइए 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का समिट कहां पर हुआ था? इलाहाबाद वाले इलाके में हुआ था, ठीक है? नहीं, हाँ सॉरी, मद्रास में हुआ था। और उससे पहले 1888 में कहाँ हुआ था? 1888 में कहाँ हुआ था? वो तो मद्रास में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छे। मद्रास वाले की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। और 1888 वाला कहाँ हुआ था? क्या बात है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदलते इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते। क्या बात, इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद आ रहा होगा कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज यूल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और जॉर्ज यूल जो है वो पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इसी सम्मेलन में फिर एक प्रस्ताव पारित किया गया था और विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में एक कमेटी ऑन इंडियन अफेयर का गठन किया गया था जो कि लंदन में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले उस पे आते हैं क्वेश्चन पर। ओके, चले। ओके यार, वो उनकी उपाधियां हैं और कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जल्दी बताइए। डब्ल्यू वेडरवन बंबई वाले अधिवेशन का अध्यक्ष था। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। इसका आंसर जॉर्ज यूल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नेवर बी इलेक्टेड
एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। हालांकि मैंने आपको ये डायरेक्टली तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने आपको ये पढ़ाया है दोस्तों। तो इसका आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बढ़िया प्रश्न है, आंसर कीजिए। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहे हैं आप लोग। ओके, अरे तक कंफ्यूज मत हो यार। दोस्तों इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 2 बार अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी, लेकिन दोनों ही बार उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। आप कह रहे हो सर लाला लाजपत राय इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त याद रखना 1918 के आसपास एक कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उसका अध्यक्ष डॉक्टर लाला लाजपत राय को बनाया गया था। एनी बेसेंट आप जानते हैं 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, एक तो 1919 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और एक बार और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं। पर बाल गंगाधर तिलक को कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है आपको कि लाला लाजपत राय को रेगुलर सेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, इनको विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इनको कांग्रेस के स्पेशल सेशन का चेयरमैन बनाया गया था। चलिए आगे चला जाए दोस्तों, आगे चले अगले पार्ट पर, अगले क्वेश्चन पर। याद रखिएगा ये सारी बातें। ओके, ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? ये भी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक एक्सप्रेस द स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट? ठीक है, बताइए। बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन? बताइए दोस्तों। कोर्ट में भी कहा था और इन्होंने एक अधिवेशन में भी कहा था, दोनों जगह इन्होंने ये बात कही थी। ओके, इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन। देखिए मैं इसकी छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। देखिए 1916 में आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये वो समय है। अब जब इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी तो बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे और ये अधिवेशन था लखनऊ समिट या लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन वही अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस में 2 पार्टियां वापस आकर के जुड़ी थी। बेसिकली क्या हुआ था, आपको याद होगा कि 1907 में जो सूरत कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें कांग्रेस का पार्टीशन हो गया था, नरम दल और गरम दल के लोग अलग हो गए थे। तो 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस में वापस से जो आपके गरम दल के लोग हैं उनको शामिल कर लिया गया, कांग्रेस में वापस से एक्सट्रीमिस्ट को शामिल कर लिया गया और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को भी शामिल किया गया। दूसरा, कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कुछ बातों पर एक समान राय जाहिर की थी और यही वो समय था जब उन्होंने अधिवेशन में ये बात कही थी। उससे पहले कोर्ट में वो ये बात कह चुके थे, लेकिन यहां पर अधिवेशन पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ सेशन 1916। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किसने कहा था कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? Who said the Congress movement was neither inspired by the people nor was it thought or planned by them? ऑप्शंस आपके सामने हैं, डफरिन, सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन और लाला लाजपत राय। बताइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो लाला लाजपत राय ने ये बात
कही हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूं। हो कांग्रेस ए वॉबलिंग फॉर द फॉल, माई ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू कॉपरेट इन द पीसफुल एंड ऑफ द नेशनल कांग्रेस। बताइए दोस्तों, किसने कहा था? जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। किसके द्वारा कहा गया था ये? बहुत बढ़िया, ये कहा गया था सर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आप जानते हैं कि 1904 के बाद ही, 1904 के बाद ही कांग्रेस का जो आंतरिक कलह है, कांग्रेस में इंटरनल डिस्टरबेंस होने लगे थे और कांग्रेस में दो दलों के बीच में अक्सर विवाद होने लगे थे। एक था आपका नरम दल जिसको मॉडरेट कहते थे, एक था आपका गरम दल जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते थे। इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था और ये बातें सबके सामने वापस आ रही थी। 1905 में विवाद हुआ, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने उस विवाद को जैसे तैसे रोक लिया। अंततः 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। जब 1904 में ये कहानी शुरू होती है तो इस समय भारत का वायसराय होता है लॉर्ड कर्जन। ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसने बंगाल के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि मैं इसका पतन देख करके जाऊं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर अब हम आ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ऑन विच ओकेशन वॉज जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम? बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन किया जाता है। तब दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन अधिनायक जय हे को गाया जाता है, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रगान है। ये चीज आपको पता ही होगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच बाल गंगाधर तिलक अटेंडेड। कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता 1917 और अमृतसर 1919। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है अमृतसर अधिवेशन 1919, जो मोतीलाल नेहरू लीड कर रहे थे। इसके बाद ये लंदन चले जाते हैं और फिर उतना एक्टिव पॉलिटिक्स में ये रहते नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ये इनका लास्ट सेशन होगा, अमृतसर अधिवेशन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिफोर महात्मा गांधी स्टेप? बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर दीजिए। ये मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, ऑप्शन पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। ओके, ये इसमें ऑप्शन गलत हो गया, पर इसका सही आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए यहां पर दो चीजें गलत हो गई। एक, इसका आंसर आ जाएगा, एक मिनट का समय दीजिए, कहां गया वो क्वेश्चन। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर गलत हुआ है। हमने पढ़ा था कि देखिए 4 बड़ी घटनाएं हुई थी। एक तो हुआ था इटली और इथियोपिया वाला, हमने पढ़ा था इटली और इथियोपिया वाली लड़ाई यहां पर हुई थी, ये क्वेश्चन गलत हुआ है। दूसरा हमने देखा था कि 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया था। फिर हमने देखा था कि रूस में एक क्रांति हुई थी, रूस में एक रेवोल्यूशन हुआ था। और यहीं पर हम लोगों ने देखा था कि आयरलैंड में भी एक क्रांति होती है। दिस इज अ क्वेश्चन मिस्टेक, सो आई एम कैंसिलिंग दिस क्वेश्चन।
आई विल करेक्ट दिस एंड आई विल पुट इनटू द पीडीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की पद्धति क्या थी? व्हाट वाज द मोड ऑफ द मूवमेंट ऑफ लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी? और कौन सा लीडर की बात कर रहे हैं? यहां पर हम मॉडरेट लीडर की बात कर रहे हैं। तो मॉडरेट लीडर की पॉलिसी क्या थी ये आपको बताना है। असहयोग, राजवामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रवगटन, अविधेयक। नॉन कॉपरेशन यहां पर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, फेवरेबल डिकम्पोजिशन, यहां पर होगा आपका पैसिव रेसिस्टेंस और नॉन मैंडेटरी। बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा? राजवामपंथ आंदोलन होगा। इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम प्रार्थना की राजनीति करेंगे, हम याचिकाओं की राजनीति करेंगे, हम किसी भी प्रकार का विरोध या प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जब तक कि वो हमारी बात को नहीं मान जाते। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? ये आपको बताना है। बताइए। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, द आंसर इज प्रिटी क्लियर। इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। हम सभी जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, वो एक मॉडरेट लीडर थे, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। ये पॉइंट हमको पता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? Who accused the Indian National Congress of doing the politics of prayer, pleading and protest? बड़ा आसान प्रश्न है। लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। वेरी गुड, सही आंसर इसका होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि ये भीख मांगने वाली संस्थान है और ये प्रार्थना और याचिका की राजनीति करते हैं, ये प्रेयर और पिटीशन की पॉलिटिक्स को करते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु? गैरीबाल्डी, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, मैजनी। क्या आएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर होगा मैजनी को। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैजनी जो कि इटली से संबंधित थे, तो मैजनी जो कि इटली से संबंधित थे, इनको अपना पॉलिटिकल गुरु माना था इन्होंने। और ना सिर्फ अपना पॉलिटिकल गुरु माना था बल्कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, जिसका ऑटोबायोग्राफी का इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया था। ठीक है, उर्दू इसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन और हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के लिए भी निर्वाचित हुए। ऐसे व्यक्ति का नाम क्या था? अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था दोस्तों? डिजायर ऑफ मैन, बिल्कुल ओके इनका नाम था लाला लाजपत राय। और जब ये अमेरिका गए थे तो वहां पर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। जब ये अमेरिका गए हुए थे तो वहां उन्होंने होम रूल लीग को भी इस्टेब्लिश किया था। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। सी, इसका सही आंसर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए, जब लोकमान्य तिलक ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी तो उसके बाद एक व्यक्ति थे वेलेंटाइन शिरोल करके एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा था कि ये
भारतीय अशांति के जनक हैं। और जब इन्होंने ये बात कही थी तो बाल गंगाधर तिलक लंदन पहुंच गए थे उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवाद आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, द रीजन बीइंग उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादी हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो इसका सही आंसर रहेगा डी। बेसिकली हो यह रहा था कि मुसलमानों को यह लग रहा था कि यहाँ पर शिवाजी महोत्सव किया जा रहा है, गणेश महोत्सव किया जा रहा है, तो ये हिंदू अतीत की बात कर रहे हैं, ना कि राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये रहा आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? फ्रॉम विच डेट द बंगाल पार्टीशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 7 नवंबर 1905। तो इसका सही आंसर है 7 अगस्त 1905 को। हम जानते हैं 20 जुलाई को उनकी घोषणा हुई थी, ठीक है। जैसे उसकी घोषणा हुई थी तो कलकत्ता के टाउन हॉल में इन आंदोलनों की शुरुआत हो गई थी। 16 अक्टूबर से जो है वो बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, इफेक्टिव हो गया था। तो ये रहे दोस्तों आपके आज के प्रश्न। इसमें मैंने 20 प्रश्न और दिए हैं जो मैं आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। प्लीज उन क्वेश्चन को घर पर जाकर के अटेम्प्ट कीजिएगा, आराम से प्रश्नों को लगाइएगा। दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही। कल हमारी क्लास को, कल हमारे टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले फिर से मैं आपको एक छोटी सी और ज़रूरी बात बता दूं विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि दोस्तों अनअकैडमी के जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं। अभी जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 7,560 रुपये का मिलता है वही जाकर के 11,500 रुपये के आसपास हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं एक अभियान सीरीज चला रहा हूँ। ये एक सीरीज़ है अभियान, जहाँ पर मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए प्रमोट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। रोज़ मैं आपको एक टॉपिक प्रोवाइड करा रहा हूँ जो लूसेंट और घटना चक्र से आपको पढ़ना है। जो आज के टेस्ट है वो होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे। और जो कल 10:30 बजे टेस्ट होगा वो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में होगा। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है, इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी दोस्तों देखने के लिए। अगली बात दोस्तों, एक मेरा कोर्स ज्योग्राफी का हाल ही में मैंने लॉन्च किया है। इस कोर्स को MPPSC मेंस 2020 के लिए बनाया गया है। सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं। उसकी डेमो क्लास भी है आज शाम को 6 बजे। हालांकि आज इंट्रोडक्शन होगा डेमो क्लास में। आज, कल और परसों 3 दिन में इसकी डेमो क्लास रख रहा हूं, तो प्लीज़ हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, देख लीजिए, सॉरी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अभियान। इसको आप ज्वाइन जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। प्लेलिस्ट दिया गया है, PDF की लिंक दी गई है, एवरीथिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड। प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। कल आपसे वापस से मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे पहले तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की, और फिर हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन की। 2 बड़े टॉपिक हमें कल डिस्कस करना है। ध्यान से इन टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग कल जुड़िएगा। सुबह 9 बजे हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। टेक केयर।